हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी ऑफ केमिस्ट्री, जो कि एमएससी के क्लासेस के लिए और सेट एग्ज़ाम या फिर सीएसआई नेट एग्ज़ाम या गेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो हमारा पहला लेक्चर है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के ऊपर। तो सबसे पहले जब हम ग्रुप थ्योरी या सिमेट्री की बात करते हैं तो एक्चुअली में ये सब्जेक्ट है क्या और हम इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो ग्रुप थ्योरी कहने का मतलब क्या है? ग्रुप थ्योरी इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जब हम ग्रुप थ्योरी की बात किए तो इसमें से एक टर्म आया सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि हम किसी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री या मॉलिक्यूल की सिमेट्री से हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का कैसे पता लगाते हैं, ये हम सिमेट्री में पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, सिमेट्री प्रोवाइड्स द क्विक सिंपल फिजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल की सिमेट्रिक पता कर सकते हैं कि उसका शेप कैसा है या उसका किस टाइप से वो प्लेन ऑफ द पेपर या फिर कैसा प्लेन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है, तो इस टाइप के प्रॉपर्टी हम सिमेट्री से जान सकते हैं। अब देखते हैं हम कि एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला है हेल्पफुल टू प्रेडिक्ट द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल की सिमेट्री का नॉलेज है हमको, तो हम उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं कि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैसे होगा, या ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा, इसका आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। इस टाइप के जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम सिमेट्री से पता लगाते हैं। दूसरा है इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल्स यूज्ड इन द बॉन्डिंग। यानी कि कोई ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे बॉन्डिंग में, ये भी हम पता लगाते हैं। फिर थर्ड है वी कैन प्रेडिक्ट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। कोई मॉलिक्यूल का जो सिमेट्री है उससे हम कैसे क्या पता लगा सकते हैं कि ये आईआर स्पेक्ट्रा देगा या नहीं देगा, या कितने आईआर स्पेक्ट्रा देगा या कितने बैंड देंगे वो आईआर स्पेक्ट्रा में, ये भी हम सिमेट्री से पता लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रेडिक्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। इंटरप्रेट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहने का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जिसमें हम कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, ये कितने ट्रांजिशन बैंड देंगे, कितने ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा देगा ये, और इसकी पॉइंट ग्रुप कौन सी है, तो कौन सी पॉइंट ग्रुप है तो किसके अंतर्गत कितने स्पेक्ट्रा देगा, ये भी हम सिमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। एंड द लास्ट वन एंड स्टडी अ नंबर ऑफ एडिशनल मोलिकुलर प्रॉपर्टीज़। और हम और डिफरेंट डिफरेंट मोलिकुलर प्रॉपर्टीज़ है जो हम सिमेट्री के द्वारा जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि एक्चुअली में सिमेट्री क्या है। व्हाट इज सिमेट्री? तो when we take symmetry as a definition, symmetry is defined as a balanced and proportionate similarity which is found in two half of an object, that is one half is the mirror image of the other half। इसका कहने का मतलब ये है, सिमेट्री का मतलब जैसे हम बचपन में पढ़ते थे सममित आकृति, जो समान ऑब्जेक्ट जो होता था उसको हम सिमेट्री बोलते थे। तो सेम जो कॉन्सेप्ट है इसमें लागू होता है कि सिमेट्री इज डिफाइंड एज द बैलेंस्ड एंड हाफ proportionate similarity which is found in two half of an object, one half is mirror image of the other half। इसका मतलब ये है कि उसका जो आधा भाग होगा, उस सिमेट्री ऑब्जेक्ट का आधा भाग उसका एग्जैक्ट सिमिलर उसका मिरर इमेज होना चाहिए। तो ये कहलाता है हमारा सिमेट्री। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्री इन नेचर। सिमेट्री इन नेचर कहने का मतलब क्या है कि नेचर में हम क्या क्या सिमेट्री देखते हैं। जैसे एज यू कैन सी दिस बटरफ्लाई इज हैविंग आल्सो सिमेट्रिकल, व्हेन वी कट दिस हाफ इक्वल पार्ट, so this part is exactly like this part. Suppose I am taking this as example symmetrical, so when we cut this this as a half, so exactly this
right part is equal to left part, means it is also having symmetry. So symmetry, when we take this as a symmetrical, so when we cut this as a half, so this part is exactly equal to this part, and this is also having a symmetry. So symmetrical nature, it means when we cut our any axis, so that should have a exactly mirror image of the half part, so that is called symmetry. अब हम बात करते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स की। सिमेट्री एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या होता है, ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट्स है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि इसके पास ये सिमेट्री है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। दो चीज़ है हमारे पास, एक सिमेट्री एलिमेंट्स और दूसरा होता है ऑपरेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। तो सिमेट्री एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, and the second one is plane of symmetry, third one is center of symmetry, and the fourth one is improper axis of symmetry, and the last one is identity. It means एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब क्या है, हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर एक्सिस से क्या करेंगे, घुमाएंगे। जैसे रोटेशन करेंगे तो वो उसका ऑपरेशन क्या कहलाएगा, उसका ऑपरेशन कहलाएगा रोटेशन। अगर उस पर प्लेन देखेंगे तो क्या कहलाएगा, वो रिफ्लेक्शन। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो क्या कहलाएगा, वो इन्वर्जन। तो ऐसे हम सबसे पहले चेक करते हैं एक्सिस। व्हाट इज एग्जैक्टली एक्सिस, जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्सिस का मतलब क्या होता है, ऑल द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Second one is two axes are in one plane. Let us visualize these two axes to be axis z axis and y. It means we are having three axes, one z, y and x. तो हम किसी भी एक्सिस से अगर किसी मॉलिक्यूल को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसको रोटेट करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर एक्सिस का रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन होगा। जैसे for example, I am taking water as example. This is what oxygen and this is what hydrogen. So this H1 and H2. Suppose I am rotating this molecule by 180 degree. 180 degree. So this H2 part will come here and this H1 part will come here. So water molecule I am taking as a reference, and this H2 part is converted to this and this H1 converted to this. It means it is getting rotated by this axis. So as I told you previously, either I can rotate by z axis, either y axis or x axis. So I am rotating this molecule as a z axis. So here you can see 180 degree, it means when you know 180 degree, it means what, this oxygen will not change its place. ये ऑक्सीजन यहीं पे रहेगा, ये हाइड्रोजन अपना पोजीशन चेंज किया, इधर आ गया और ये इधर आ गया। सो अगर इस मॉलिक्यूल को मैं 360 डिग्री से रोटेट किया, 360 डिग्री इट मीन्स पूरा रोटेट, तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ये H2 वापस से इस जगह यानी कि एक सर्कल बनाएगा। तो ये क्या हो गया, 360 डिग्री इसका रोटेशन हो गया। लेकिन दो चीज़ें आपके पास, एक होता है आइडेंटिकल मॉलिक्यूल एंड सेकंड होता है इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल। इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल कहने का मतलब होता है ये इसके एटम्स क्या हुए हैं, अपना पोजीशन चेंज किए हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये हाइड्रोजन H2 और H1 हमने यहाँ अपने कन्वीनियंस के लिए लिख दिया है, तो हमको पता है कि ये H2 यहाँ आ गया। लेकिन हमको 180 डिग्री करने से इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन 360 डिग्री करने से क्या मिलेगा, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सिस, यानी कि हम एक एक्सिस से उसको रोटेट किए और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन वो डिग्री कहलाएगा जिससे वो अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करता है।
जैसे आगे मैं आपको बताता हूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्चुअली में है क्या। एन इमेजिनरी एक्सिस अराउंड विच a rotation by 360 by n result in a molecule indistinguishable from the original. This is also called an n-fold rotational axis and abbreviated Cn. Here n is called order of axis. Like 360 is total degree, like you know, and theta is the angle that is by which we are getting rotated. Like a molecule can have more than one axis of symmetry, and the axis with higher value of n is called principal axis, and one with lower value is called subsidiary axis. Subsidiary axis is always perpendicular to principal axis. For example, हमने वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया। वाटर मॉलिक्यूल को हमने इस जेड एक्सिस से क्या किया, रोटेट किया, ठीक है। तो 180 डिग्री आया। क्यों, हमको पता है कि एक बार इसको घुमाने से H2 इधर आएगा, H1 इधर आएगा। अब 180 डिग्री घुमाने से एक बार में ये क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। फिर से अगर हमने उसको 180 डिग्री घुमाया तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया 360 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए आइडेंटिकल हो जाएगा। तो हमको ऐसा पोजीशन नहीं लेना है जो इसका आइडेंटिकल आ जाएगा, हमको ऐसा पोजीशन में घुमाना है जो इसको एक दूसरा फॉर्म या दूसरा कंपाउंड उसको दे के रखे। जैसे 360 डिवाइड बाई 180, जब हमने 180 से इसको डिवाइड किया तो कितना आंसर आएगा, 2। यानी कि वाटर में कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है, C2। क्यों, क्योंकि हमने इसको 180 डिग्री घुमाया तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, यानी कि ये इसका आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ना हो कि वो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल गेन कर रहा है। और आगे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे BF3 मॉलिक्यूल है, ठीक है। BF3 मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि इसमें C2 एक्सिस भी है और C3 एक्सिस भी है। अब पहले हम C2 एक्सिस चेक कर लेते हैं। मैंने बताया कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को लेके एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो अगर इस एक्सिस से हम अगर इसको रोटेट करते हैं तो हमारा ये दो मॉलिक्यूल क्या होगा, चेंज होगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या था, F3 और F2, ठीक है। अगर इस एक्सिस से हम इसको रोटेट करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि ये एग्जैक्टली वाटर के इक्वल है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से इसको प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं ये, तो ये क्या होगा, तीनों मॉलिक्यूल अपना पोजीशन चेंज करेगा। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, एक जस्ट आई विल इरेज ऑल दोस थिंग्स। जैसे देखिए अगर हम इसको एक C3 एक्सिस माने, ठीक है, तो ये 1 वाला पोजीशन कहाँ चला जाएगा, इधर आ गया। 2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और 3 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी कि ये एक C3 है। ये कैसे पता चला हमको, क्योंकि मैं आपको पहले बताया था 360 को अगर आपने एंगल से डिवाइड किया, ये इन तीनों के बीच कितना एंगल है, 120 का एंगल। यानी कि अगर ये एक बार यहाँ से यहाँ रोटेट करता है तो ये 120 एंगल क्रॉस करता है। तो 120 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3। यानी कि इस पे C3 एक्सिस प्रेजेंट है। ये हमने कैसे पता किया कि F1 इज रिप्लेसिंग F2 एंड F2 इज रिप्लेसिंग F3 एंड F3 इज रिप्लेसिंग F1। इसका मतलब ये है कि इसमें C3 एक्सिस प्रेजेंट है। बट इसमें C3 के अलावा मैं अभी आपको बताया कि सब्सिडरी एक्सिस भी हो सकता है। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा सब्सिडरी एक्सिस भी हो सकता है। तो वो सब्सिडरी एक्सिस क्या है, C2। कैसे, अगर हमने एक्सिस यहाँ से लगाया, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे,
इंटरचेंज करेंगे, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को कुछ नहीं करेंगे, यानी कि ये अपनी जगह में रहेगा। तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि इसमें C2 एक्सिस भी है। तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस C3 है और सब्सिडरी एक्सिस C2 है। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस C3 होगा? तो याद रखना, जिस भी एक्सिस से अगर आप रोटेट करोगे और नंबर ऑफ एटम ज़्यादा रोटेट हो रहे हैं या फिर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा अपना जगह पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो दैट विल बी योर प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हेन वी सी NH3 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल में देखते हैं, हमने JD6 से इसको रोटेट किया, तो देखो तीनों एटम हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3 एंड हाइड्रोजन 2 अपना अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। कैसे? देखो 1 वाला कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। 3 वाला कहाँ चला गया? यहाँ आ गया। 2 वाला कहाँ गया? यहाँ आ गया। यानी कि नाइट्रोजन जो प्रिंसिपल एक्सिस C3 है वो 120 एंगल घुमाने से, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय 120, तो आपको 3 बार में, यानी कि आप एक बार में ही इसका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं गेन कर सकते, आपको एटलीस्ट 3 बार रोटेट करना पड़ेगा इस अमोनिया मॉलिक्यूल को इसके आइडेंटिकल स्ट्रक्चर लाने के लिए। तो जितनी बार आप उस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हो उसके आइडेंटिकल स्ट्रक्चर गेन करने के लिए, वो उसका नंबर ऑफ ऑर्डर यानी कि ऑर्डर ऑफ एक्सिस कहलाता है। जैसे इसमें देखिए FCl यानी कि BFCl Br, इसमें आपको दिख रहा होगा कि नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बोलोगे सर इसको तो हम भी घुमा सकते हैं, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से घुमाओ, 3 बार घुमा दो, 3 है इसमें। लेकिन नहीं, याद रखना उसमें उसी एक्सिस को काउंट किया जाएगा जिसमें वो सेम एटम को रिप्लेस करेगा। जैसे फ्लोरीन एटम अगर यहाँ पे है तो वो उसको अगर हम रोटेट करते हैं यहाँ से सेंटर से, तो फ्लोरीन की जगह में फ्लोरीन ही आना चाहिए। ब्रोमीन है तो ब्रोमीन की जगह में ब्रोमीन ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालते हैं। जैसे क्लोरीन को यहाँ से अगर मैं इसको घुमाया तो क्लोरीन कहाँ चला जाएगा? फ्लोरीन की जगह, तो वो नहीं कहलाएगा। फ्लोरीन अगर घूम रहा है तो फ्लोरीन की जगह में फ्लोरीन ही आना चाहिए ऐसे। तो अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो सेम एटम को सेम एटम रिप्लेस करेगा, तभी वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। जैसे अब यहाँ देखिए एक एटम है, यहाँ से मैं एक एक्सिस पास किया, ठीक है। जब ये घूमेगा तो ये ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आएगा। और ये ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आएगा। यानी कि इस पे, और यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन, यानी कि जो एटम 180 डिग्री घूमने के बाद 180 डिग्री घूमने के बाद उसी एटम को रिप्लेस करेगा सेम एटम को, तब वो एक्सिस कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1C2 एक्सिस दिखा रहा है, तो ये ब्रोमीन किसको रिप्लेस करेगा? यहाँ इसको रिप्लेस करेगा। सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1C3 एक्सिस है। 1C3 एक्सिस को कहने का मतलब क्या है? अगर हमने यहाँ से एक्सिस पास किया तो ये ब्रोमीन यहाँ को रिप्लेस करेगा, ये ब्रोमीन यहाँ को रिप्लेस करेगा, एंड दिस ब्रोमीन विल रिप्लेस दिस ब्रोमीन। सो हियर 3C2 एक्सिस इज आल्सो प्रेजेंट, बिकॉज यहाँ से अगर हम एक्सिस लगाते हैं तो ये इसको करेगा, यहाँ से एक्सिस लगाते हैं तो ये इसको करेगा। तो इस प्रकार से हम एक्सिस देख सकते हैं उसमें कितने एक्सिस प्रेजेंट है। जैसे यहाँ देखिए आपके पास क्या है, 1C6 एक्सिस है। C6 एक्सिस कहने का मतलब क्या है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय हाउ मेनी? 1 2 4 5 6। आपको कितने एंगल से घुमाना पड़ेगा? 60 एंगल से आपको, इन दोनों के बीच कितना एंगल है? 60 डिग्री। फिर कितना है? 60 डिग्री। फिर कितना है? 60 डिग्री। इस टाइप से आपको 60 डिग्री यानी कि 6 बार घुमाना पड़ेगा इस ब्रोमीन को वहीं पे वापस लाने के लिए। जैसे आपने एक बार घुमाया, ये ब्रोमीन यहाँ आएगा, दूसरा बार यहाँ आएगा, तीसरा बार यहाँ आएगा, चौथा बार यहाँ आएगा, पांचवा बार यहाँ, और छठा बार यहाँ। यानी कि वो एक ब्रोमीन को उसी पोजीशन पे लाने के लिए आपको
एटलीस्ट 6 टाइम घुमाना पड़ेगा, तो वो उसके क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ एक्सिस। अब जो मैं बात कर रहा था, अगर हम किसी एंगल को पर्टिकुलर एटम को 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, C6। 120 से एंगल रोटेट करें तो किस में आएगा, C3। 180 से रोटेट कर रहे हैं उसको एग्जैक्टली लाने के लिए तो क्या कहलाएगा वो, C2। 240 एंगल से कर रहे हैं तो C3 2 बार। अगर हमने 300 एंगल से उसको घुमाया तो C6 कितने बार, 5 बार। और 360 से अगर एक बार घुमाएं तो C6 एक। यानी कि इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपके पास C3 एक्सिस से, ठीक है, अगर कोई 3 एक्सिस है और उसमें आपको बोल दिया कि C6 जो है 2 बार है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि इसके इक्वल C3 होगा। दूसरा चीज, अगर आपको बोल दिया कि C6 जो है 3 बार है, यानी कि सीधी सी बात है, मैं आपको बताया कि C6 करने के लिए हमको कितना एंगल चाहिए, 60 डिग्री। तो C6 अगर 3 बार है तो 60 प्लस 60 प्लस 60, यानी कि 60 डिग्री से वो 3 बार घुमा तो वो कितना हो जाएगा, 180। तो ये कितना है इसका, 180। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि उसमें कौन से एक्सिस है उससे आपको एंगल पता चल जाएगा कि अगर वो C6 से 5 बार घूम रहा है तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 300 एंगल, यानी कि वो टोटल 300 एंगल घूमेगा। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये घूम रहा है। फिर आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से प्लेन हैं। तो हमको जनरली पता है कि 3 टाइप के प्लेन होते हैं। एक होता है वर्टिकल प्लेन, दूसरा होता है ओरिजेंटल प्लेन एंड तीसरा होता है डायहेड्रल प्लेन। ठीक है, अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन दैट बाइसेक्ट अ मॉलिक्यूल इनटू हाफ दैट आर मिरर इमेज ऑफ इच। कि जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इसको हमने यहाँ से एक प्लेन लगाया, प्लेन, तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, तो ये क्या कहलाता है, प्लेन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा प्लेन वर्टिकल प्लेन कहलाएगा, कौन सा प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा और कौन सा प्लेन डायहेड्रल प्लेन कहलाएगा। तो पॉइंट याद रखना, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपने यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस लगाया है, यानी कि जिस तरफ से आपने प्रिंसिपल एक्सिस से घुमा रहा है और उसी ओर से अगर आप प्लेन लगा रहे हैं, दैट प्लेन विल कॉल्ड वर्टिकल प्लेन। अगर आपने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन लगाया, when you apply the plane that is perpendicular to your principal axis, that is called horizontal plane, and the dihedral plane is called, the dihedral plane of symmetry is vertical plane that bisect angle between two C2 axes। यानी कि 2 C2 एक्सिस के बीच अगर आपने प्लेन लगाया, ठीक है, ये एक C2 दूसरा C2, 2 C2 को बाइसेक्ट करते हुए आपने अगर प्लेन लगाया, दैट इज कॉल्ड डायहेड्रल प्लेन। आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल प्लेन with the help of example, don't worry. So here you can see water molecule is having this C2 axis। तो C2 axis के अगर हम पैरेलल प्लेन लगाया तो दैट विल कॉल वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अगर हमने उसके परपेंडिकुलर लगाया दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन और डायहेड्रल प्लेन। जैसे यहाँ देखो, अमोनिया मॉलिक्यूल हैज़ 3 वर्टिकल प्लेन, बिकॉज अगर हम इसमें प्लेन अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या है, जैसे एक प्लेन ये हो जाएगा, प्लेन ये होगा, एक प्लेन आपने यहाँ, प्लेन कहने का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस से आप पैरेलल लगा सकते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगा सकते हैं। तो इसमें 3 सिग्मा वी, यानी कि वी डिनोट्स वर्टिकल और सिग्मा डिनोट्स प्लेन। 0 है हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 0 डायहेड्रल प्लेन, इसमें दोनों प्लेन नहीं है। जैसे अब यहाँ देखते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है,
प्रिंसिपल एक्सिस कहने का मतलब ये हमारा प्रिंसिपल। अब देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने एक प्लेन लगाया। परपेंडिकुलर करने का मतलब क्या है? ऐसा प्लेन जो इन तीनों फ्लोरीन को आधा आधा बाइसेक्ट करेगा। जैसे ये यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक प्लेन रख दिया, तो ये क्या करेगा, इस तीनों फ्लोरीन को आधा बाइसेक्ट करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेकिन इस प्लेन के साथ अगर हमने इधर एक प्लेन लगाया, इधर एक प्लेन लगाया और इधर एक प्लेन लगाया, जैसे आपने इसको दिख रहा है आपको इमेज में, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा वर्टिकल प्लेन एंड वन हॉरिजॉन्टल प्लेन। आई विल टेल यू दिस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फिर आता है एक्सिस, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपको अगर इसको 180 डिग्री से हमने घुमाया तो क्या कहलाएगा, C2। अब इसमें 2 सिग्मा भी है, तो 2 सिग्मा भी कैसे हैं, एक प्लेन हम यहाँ से लगा सकते हैं, सॉरी, एक प्लेन हम यहाँ से लगा सकते हैं और दूसरा प्लेन हम क्या लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। यानी कि सेम जगह से हम 2 प्लेन लगा सकते हैं, इसलिए इसमें कितना है, 2 सिग्मा भी। जैसे यहाँ पे देखिए, आप इसमें ये वाला प्लेन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मैं बताया था, प्लेन जब होगा तो वो अपना रिफ्लेक्शन सेम एटम के पास देगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो जब यहाँ आप प्लेन लगाओगे तो आपका रिफ्लेक्शन ये हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं देगा। इसलिए इसमें कौन सा प्लेन रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन कहने का मतलब क्या है, इस हाइड्रोजन का ये वाला प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा, जो आपको एग्जैक्टली बाइसेक्ट करेगा हाफ में। फिर आता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब क्या है, इस सेंटर के थ्रू इन्वर्ट होते हुए अगर कोई एटम इन्वर्ट होता है, जैसे यहाँ मान लीजिए क्लोरीन है और यहाँ क्या है, क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, सेंटर के होते सेंटर से होते इन्वर्ट होते हुए यहाँ को रिप्लेस करेगा। जैसे अभी 6 नंबर आपको कहाँ दिख रहा होगा, ऊपर दिख रहा है, और 1 नंबर कहाँ दिख रहा होगा, नीचे। 2 नंबर कहाँ दिख रहा है, इधर, 4 इधर, 5 इधर, 3 इधर। यानी कि टोटली ये इन्वर्ट हो चुका है। और ये इन्वर्जन तभी होगा जब यहाँ पे सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होगा। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन, यहाँ मान लीजिए ब्रोमीन है तो ब्रोमीन विल रिप्लेस दिस ब्रोमीन। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन किसको रिप्लेस करेगा, इसको। इस टाइप से जिस भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है उसको क्या डिनोट करते हैं, CI से। ठीक है, जैसे उसको CN से डिनोट करते थे एक्सिस आपको, वैसे ही सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या करते हैं, CI। यानी कि इसमें यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, अ मॉलिक्यूल हैज़ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री व्हेन फॉर एनी एटम इन द मॉलिक्यूल एन आइडेंटिकल एटम एग्जिस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट दिस सेंटर एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट। यानी कि उसके इक्वल डिस्टेंस से, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस से वो सेम एटम को रिप्लेस करता है, उसके पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस क्लोरीन will replace this chlorine and this chlorine will replace this chlorine। यानी कि सेंटर से होते हुए जाएगा, ठीक है, तब उसमें क्या रहेगा, सेंटर ऑफ इन्वर्जन रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन ऐसे रोटेट होगा और ये सेंटर के थ्रू क्या होगा, इन्वर्ट दिख रहा है आपको। ये क्लोरीन यहाँ से, इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। यहाँ देखिए ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, तो अगर हम इसको देखेंगे तो सेंटर से होते हुए यहाँ आएगा। ये क्लोरीन देखिए, ये क्लोरीन यहाँ से यहाँ, ब्रोमीन यहाँ से यहाँ। अगेन ये क्लोरीन का 180 डिग्री देखिए, 180 डिग्री जस्ट उल्टा, एंड दिस क्लोरीन इज आल्सो रिप्लेसिंग दिस क्लोरीन, सो हियर आल्सो CI प्रेजेंट। और इसमें भी CI प्रेजेंट है, CH सब में CH है, तो ये CH इसको रिप्लेस करेगा, इसको। यहाँ आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज सल्फर एटम है, यहाँ पे F1 और नीचे F2 है। मैं भी आपको बताया कि वो 180 डिग्री यानी कि डायमेट्रिक
जो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट साइड जो होते हैं उसको रिप्लेस करेगा। तो कभी ये मत सोचना कि 1 जो है 3 को रिप्लेस करेगा, ये इसके डायमेट्रिक में नहीं है। ये क्या है, 1 किसके इसमें है, 2 के में, तो 2 किधर चला जाएगा, ऊपर, 1 किधर आ जाएगा, नीचे। फिर 4 किसको रिप्लेस करेगा, 180 डिग्री पीछे ये 3 को, तो 4 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4। फिर 5 अपने पीछे वाले को रिप्लेस करेगा, क्योंकि मैं अभी बताया ये अपने 180 डिग्री पोजीशन को रिप्लेस करता है, तब वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो F14 कहाँ चला जाएगा, पीछे, F5, और 6 कहाँ चला जाएगा, सामने। तो अगर हम फर्स्ट इन्वर्जन करते हैं तो ये मिलेगा, और सेकंड इन्वर्जन करते हैं तो ये मिलेगा। तो ये कहलाता है तुम्हारा सेंटर ऑफ इन्वर्जन। फिर आता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इन जियोमेट्री एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन आल्सो कॉल्ड रोटेशन रिफ्लेक्शन। एक बार आप इसको रोटेशन दोगे यानी कि सिग्मा, और दूसरा बार उसको क्या दोगे, रिफ्लेक्शन दोगे। जैसे रोटेटरी रिफ्लेक्शन और रोटो इन्वर्जन इज डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट अ लीनियर transformation of affine transformation, which is the combination of rotation about axis and a reflection in a plane that perpendicular to axis. This operation can be done in either of two-way, given rotation followed by the perpendicular or reflection followed by the perpendicular rotation. आप रोटेशन कर सकते हैं परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन देके, या फिर आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं परपेंडिकुलर रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मेथेन मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, इसको हमने 90 डिग्री से रोटेट किया, ठीक है, तो 90 डिग्री रोटेट करेंगे क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला इधर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको क्या किए हैं, रिफ्लेक्शन दिए, यानी कि मिरर इमेज लगाएं। तो मिरर इमेज लगाएंगे तो नीचे वाला ऊपर दिखेगा और ऊपर वाला नीचे दिखेगा। तो ये आपको दिख रहा है, यानी कि आपको एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर इसके इक्वल दिख रहा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एक बार हमने क्या किया, रोटेट किया, दूसरा बार हमको क्या किया, रिफ्लेक्शन दिया। तो रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रोटेशन। ठीक है, हम सिर्फ इसको रोटेट करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो सिर्फ इसको रोटेट करेंगे तो प्रॉपर रोटेशन कहलाएगा। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्शन दे के इसको रोटेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, दिस इज द ऑपरेशन दैट ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। जैसे मैं अभी बताया, वाटर को 180 डिग्री घुमाने से ये वाला H1 है, ये वाला H2 है, तो ये पोजीशन चेंज कर देता है। लेकिन फिर से हम इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये अपना ओरिजिनल प्लेस में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री। यानी कि दिस इज द ओनली ऑपरेशन और एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल। आइडेंटिटी कहने का मतलब है उसके ओरिजिनल पोजीशन पे सारे मॉलिक्यूल को वापस ले आना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेशन। जैसे आप इसको 180 डिग्री से 3 बार घुमाइए, सॉरी 120 डिग्री से 3 बार घुमाइए, ये क्या हो जाएगा, C3 में 3, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। C3 से अगर आप 3 बार घुमाएंगे 1 2, क्या हो जाएगा, ये आप आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी ऑपरेशन। तो अभी तक ने आपने क्या क्या सीखा, कितने टाइप के रोटेशंस होते हैं, कितने टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, और कितने टाइप के इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, आपने सिमेट्री एलिमेंट सीख लिया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर और आइडेंटिटी। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं और ये उनके क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि रोटेशन ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन, इन्वर्जन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड नथिंग टू डू। मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी होने के लिए आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ता है, हर मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी होता है। तो थैंक यू ऑल गाइस। अगली वीडियो में आपको मैं इस सारे रोटेशन को करके दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली में ये रोटेशन होता कैसे है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इन्वर्जन कैसे होता है, आपको विजुलाइज करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू ऑल। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सो दैट कि मैं आगे का वीडियो आपको लिए बना सकूँ। थैंक यू।